हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और एमपीपीएससी के फर्स्ट पेपर की ये जीके सीरीज है जिसमें कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये सीरीज लेके आया हूँ जिसका 38 वीडियो है। लगातार ये सीरीज चल रही है तो इस सीरीज से आप जुड़े रहें लगातार। और इसका ये 38 वीडियो है जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं डीप एनालिसिस के साथ में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है? और साथ में लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन आपको क्लिक करना है, देन आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 38 वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। प्रसिद्ध लोक नाट्य गम्मत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, बघेलखंड, होशंगाबाद, निमाड़ या फिर झाबुआ। तो इसका सही विकल्प है निमाड़। निमाड़ से ये संबंधित है। निमाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लोक नाट्य है। और ये निमाड़ क्षेत्र में जब नवरात्रि होती है, होली होती है या गणगौर होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नवरात्रि के समय नवरात्रि होती है या फिर होली या फिर गणगौर, ठीक है ना, गणगौर के समय में ये जो नृत्य है, ये नाटक है, सॉरी गम्मत, ये हमेशा उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उस समय के लिए उसी अवसर पर ये किया जाता है नाटक, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। निमाड़ निमाड़ क्षेत्र कौन सा है? निमाड़ क्षेत्र है अपना खंडवा, जो कि पूर्वी निमाड़ कहलाता है, खंडवा। और उसके बाद में है खरगोन, खरगोन, ठीक है। ये खरगोन जो है, तो ये दोनों क्षेत्र, ये पश्चिमी निमाड़ है खरगोन, और खंडवा जो है ये पूर्वी निमाड़ है। तो यहीं का ये प्रचलित नृत्य है, नाटक है, सॉरी नाटक है ये, जिसको कि क्या बोलते हैं, गम्मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भोपाल रियासत के किस नवाब ने 1948-1949 में भोपाल आंदोलन के पश्चात भोपाल रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया था? तो वो कौन से नवाब थे? ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प बी है, हमीदुल्ला खां। ये इसका सही उत्तर है। हमीदुल्ला खां ने ही 1948-49 के समय में इसको भोपाल रियासत को भारतीय संघ में विलय कर दिया था, भारतीय संघ में। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी बड़ा हाथ था और उन्होंने जितनी भी रियासतें थी सबको एक साथ भारतीय संघ में जोड़ने का बहुत ही विशेष कार्य किया था। और 1724 में, ये भी आपको याद होना चाहिए, 1724 में भोपाल स्टेट की स्थापना की गई थी, भोपाल रियासत की स्थापना की गई थी। और ये किसने की थी? ये की थी मोहम्मद खान ने, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं यार मोहम्मद खान, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, यार मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। देन उसके बाद में 1818 में ये ब्रिटिश के अधीन हो गया था। और एंग्लो भोपाल, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि भोपाल का है, मध्य प्रदेश की राजधानी का है, ठीक है ना। इसको आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। एंग्लो भोपाल संधि के तहत 1818 में ये एक ब्रिटिश रेसिडेंसी के रूप में आया था, ठीक है ना। ब्रिटिश रेसिडेंसी बन गया था, यानी कि ये ब्रिटिश के अधीन हो गया था और ब्रिटिश के अधीन होकर इन्होंने अपना साम्राज्य, अपनी रियासत को आगे बढ़ाया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है, यानी कि सुनने के लिए सहायक होता है? आ, प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य या सक्रिय श्रव्य या फिर पूर्वग्राही श्रव्य? जो सक्रिय श्रव्य होता है, जो कि सक्रियता से उसको सुनता है या फिर उसमें ध्यान देता है, वही सहायक श्रव्य कौशल कहलाता है, ठीक है। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया। जयविलास महल या फिर जयविलास पैलेस जो राज्य के किस जिले में स्थित है? चंदेरी, ग्वालियर, रायसेन या फिर मांडू? तो इसका सही विकल्प है ग्वालियर। ग्वालियर का जो सिंधिया सिंधिया जो वंश था, सिंधिया वंश के जो राजा रहे, राजा जियाजी राव, जी जे याजी जे याजी राव सिंधिया, इनके द्वारा ये महल का निर्माण करवाया गया था 1874 में, ठीक है। और इसको बनाया किसने था? एक ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जो उसके पूरे आर्किटेक्ट रहा ब्रिटिशर्स, जिसका नाम था सर माइकल फिलॉज। ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आप ग्वालियर गए हैं कभी और वहाँ पे इस किले को, इस महल को देखा है, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है, ग्वालियर सिंधिया की राजधानी रही है, सिंधिया वंश की। तो सर माइकल फ्लॉच ने इस पूरे महल को डिजाइन किया था, इसको बनाया था। 1874 में ये बनाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया था जियाजी राव, जो कि उस वंश के उस टाइम के राजा रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम का क्या नाम है? चांदनी, मृगनयनी, भिराम या फिर नयन सुख? तो मृगनयनी जो मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा संचालित एम्पोरियम है, उसका नाम मृगनयनी है। ठीक है, और पूरे मध्य प्रदेश और भारत में मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार के ये उद्योग जो हैं, मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम के द्वारा जो हाट और एम्पोरियम है, वो कुल मिलाकर 10 एम्पोरियम संचालित करते हैं। ठीक है ना, जो कि अलग अलग जिले में है। एक तो भोपाल में ही है। ठीक है ना, इस तरीके से 10 अलग अलग जिले में है, जिनको मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, यानी कि अलग दूसरा स्टेट भी आ गया, भिलाई, रीवा, उज्जैन, नई दिल्ली और कलकत्ता। ठीक है ना, इस तरीके से ये पूरे 10 अलग अलग जिलों में इसको स्थापित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित ये एम्पोरियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, नगर निगम के सदस्यों का चुनाव होता है कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, मनोनयन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, जिसमें कि जनता वोट डालती है और वोट डालने के पश्चात ही उसके जो नगर निगम के सदस्य होते हैं, जिनको कि पार्षद और महापौर कहा जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कौन करवाता है? ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के जिम्मा होता है और वो इसकी पूरी तैयारी कराता है और उसका पूरा प्रतिनिधित्व करते हुए इसको कंडक्ट कराता है अच्छे तरीके से। ठीक है ना, और नगर निगम का जो मेन मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो होता है महापौर। ठीक है ना, और अन्य लोग जो उसके सदस्य होते हैं, वो होते हैं पार्षद। ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? बीपी दुबे, एचएम जोशी, पीके मुखर्जी या फिर एसबी सिंह? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बीपी दुबे। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे। और मध्य प्रदेश में जो पुलिस महानिदेशक की जो पद की सृजन हुआ था, कब हुआ था, कब इस पद को अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 1982 में। 1982 में अपनाया गया था और उसी समय बीपी दुबे जी मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राज्य के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया मध्य प्रदेश में? 1, 4, 5 या फिर 7? तो इसका सही विकल्प है 4 शहरों का चयन किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत इसको अपनाया गया, जिसमें कि वो 4 शहर मध्य प्रदेश के कौन कौन से थे, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो पहला शहर था वो है उज्जैन और दूसरा शहर इंदौर। ठीक है ना, ये मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, बिल्कुल याद रखिएगा। उज्जैन, इंदौर और भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, और जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कारी राजधानी जबलपुर। ठीक है, इस तरीके से ये 4 शहरों को, ठीक है ना, नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत चुना गया था। ठीक है, तो इसका 4 जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं,
उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को रक्त अल्पता से मुक्ति दिलाना, या फिर महिलाओं को रक्त अल्पता से मुक्ति दिलाना, या फिर बालिकाओं को रक्त अल्पता से मुक्ति दिलाना, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से सही? तो इसका जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प एकदम सही हैं। रक्त अल्पता यानी कि जिसको बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी रोग है जिसमें कि आयरन की कमी हो जाती है और जिसमें कि रक्त की कमी हो जाती है। तो ये अभियान चालू किया गया था जिसमें कि बालक, बालिकाएं एवं महिलाओं, ठीक है ना, बच्चे, महिलाएं और बालिकाओं को जो रक्त की अल्पता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, उससे मुक्ति दिलाने का ये एक नया अभियान चलाया गया था, जिसका नाम है लालिमा अभियान। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये हुई थी 1 नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, पीतमपुर धार किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आतिशबाजी, कृषि, स्वचालित वाहन, या फिर पेट्रो रसायन? तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है। स्वचालित वाहन के लिए पीतमपुर जाना जाता है, जिसको कि भारत का डेट्राइट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, भारत का डेट्राइट, डेट्राइट भी कहा जाता है इसको, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश में केंद्रीय औद्योगिकरण के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। टोटल मध्य प्रदेश में 6 ऐसे औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं जो कि केंद्र के द्वारा संचालित हैं, ठीक है ना, जिसमें कि एक पीतमपुर भी है, जो कहाँ पर है? धार में, जो कि इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मिशन इंद्रधनुष केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया ये एक नया कार्यक्रम है। इनके तहत किन बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, क्षय रोग, या फिर ये सभी? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि डिप्थीरिया के लिए भी है ये,
काली खांसी और क्षय रोग और इसके अलावा अन्य रोग भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको भी आप याद रखिएगा। एक तो है टिटनेस, ठीक है ना, टिटनेस भी है, और साथ में पोलियो, पोलियो भी इंद्रधनुष में शामिल किया गया है, और खसरा, और कौन सा है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ये 4 रोग और भी हैं जो कि मिशन इंद्रधनुष के तहत इसको शामिल किया गया। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम था, ठीक है ना, जिसमें कि ये सारी जितनी भी बीमारियां इस पर टीकाकरण किया जाना था, इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 में। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, और 25 दिसंबर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। ठीक है ना, तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था जिस समय की मोदी सरकार आ गई थी पूरे रोल में। ठीक है ना, तो मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की। ठीक है, जो कि 25 दिसंबर 2014 को चालू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, थिरुवल्लुवर या फिर मल्लपुरम? तो इसका जो सही विकल्प है मल्लपुरम, जो कि कहाँ पर है ये केरल में है। ये आपको पता होना चाहिए, केरला, ठीक है, केरला में है ये मल्लपुरम, जो कि देश का पहला पूरा का पूरा जो जिला है वो कंप्यूटर के लिए साक्षर जिला का इसको गौरव प्राप्त है। और इसी के साथ में देश का सबसे मतलब कि पूरा का पूरा संपूर्ण जिला साक्षर का भी जो श्रेय जाता है वो भी केरल के एक जिले को जाता है जिसका नाम है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम पूरी तरीके से संपूर्ण 100% लिटरेट जिला कहलाता है ये। ठीक है ना, पूरी तरीके से 100% लिटरेट यानी कि साक्षर जिला का गौरव एर्नाकुलम, जो कि केरल राज्य में ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी के भाग्य का निर्णय हुआ था? प्रथम कार्नेटिक युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर वांडीवास की लड़ाई? तो इसका वांडीवास की लड़ाई ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इस लड़ाई में ही फ्रांसीसियों के भाग्य का पूरा निर्णय हो गया था, और ये लड़ाई हुई थी 1760 में। इसको वांडीवास की लड़ाई कहते हैं, और इस लड़ाई में फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार गए थे, जो कि अंग्रेजों के साथ में हुई थी। ठीक है, और इसमें 2 साल के अंदर में ये क्या 1760 में ये लड़ाई हुई थी, और 1762 में फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार के यहाँ से भाग निकले थे। यानी कि उन्होंने पूरा का पूरी जितना भी क्षेत्र में उन्होंने अपना कब्जा किया था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र वो खो बैठे थे। ठीक है, तो दिस इज द राइट फैक्ट। ओके, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ में राजकुमार दारा सिखों के चिकित्सक के रूप में जोड़ा जाता है, जुड़ा था? कौन जुड़ा था इसमें से? हाकिम अफजल खान, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर या फिर दुर्त बारबोस? तो इसका जो सही विकल्प है वो है फ्रांसवा वर्नियर। ठीक है ना, जो फ्रांसवा वर्नियर था ये शाहजहां का पुत्र था। ये दारा सिखो, शाहजहां के पुत्र में दारा सिखो और औरंगजेब, यही दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दारा सिखो की हत्या करने के बाद ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। क्योंकि दारा सिखो औरंगजेब से बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा कहलाता था, उसके बाद में औरंगजेब उससे छोटा था, लेकिन औरंगजेब ने इसकी हत्या की थी, उसके बाद में ही औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। और दारा सिखों के चिकित्सक के रूप में फ्रांसवा को जाना जाता है। ये फ्रांसवा कब आया था? ये आया था 1656 में, 1656 में ये आया था, और ये एक चिकित्सक, एक राजनीतिक और एक प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये दारा सिखों का एक निजी चिकित्सक के रूप में इसने कार्य किया था, और साथ ही साथ में जब दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में जो भी उत्तराधिकारी के रूप में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसका ये पूरी तरीके से साक्षी था। ठीक है ना, उस समय वहीं पे था, और जो उत्तराधिकारी की लड़ाई जिसमें कि दारा सिखों की मृत्यु हो गई थी, तो वो पूरी की पूरी इसी के सामने हुई थी, और इसने पूरा देखा था। तो उसी के ऊपर में इसने एक किताब भी लिखी, ठीक है ना, जिसका नाम है ट्रैवल इन मुगल एम्पायर एडी। ठीक है ना, वर्बली बोल रहा हूं मैं, आप याद रखिएगा, ट्रैवल इन मुगल एम्पायर एडी 1656 टू 16 इसको लिख देता हूं मैं, 1656 टू 1668, इस नाम से इसने ये पूरी की पूरी एक किताब लिखी है, जिसमें कि दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी उसके बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, गांधी सागर, बोरी या फिर राला मंडल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नोरादेही। नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, जिसका की क्षेत्रफल है 1194 वर्ग किलोमीटर। जो कि मैं कई बार आपको जब मध्य प्रदेश जीके पढ़ा रहा हूँ, जब मैंने इसके बारे में जानकारी पूरी दी है। अगर आप वो सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। पूरा मध्य प्रदेश का जीके आप मेरी सीरीज के माध्यम से पढ़ सकते हैं। लगातार चल रही है, हर रोज उसका एक वीडियो आपको मिल रहा है। और नौरादेही ये अभ्यारण्य जो है, ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है। एक तो है सागर, दूसरा है दमोह और तीसरा है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, ठीक है, ये 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कि सागर और दमोह ये सागर जिले के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नरसिंहपुर जो है ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, संभाग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि सागर संभाग में है। और नरसिंहपुर जो है वो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इस तरीके से ये 2 संभाग के जिलों में ये फैला हुआ है। एक सागर, दमोह और नरसिंहपुर, ये 3 जिले हैं, जो कि 1194 वर्ग किलोमीटर है। और इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ये हुआ था 1975 में स्टैब्लिश। ठीक है ना, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी के अन्य गांधी सागर अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये है चंबल। ठीक है ना, चंबल के जो चंबल नदी के पास में जो क्षेत्र है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में है ये गांधी सागर अभ्यारण्य। और बोरी अभ्यारण्य ये होशंगाबाद में है। और राला मंडल ये इंदौर में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा 3 पॉइंट है ना 2345 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, इतने बड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल जो कि इंदौर में है, और सबसे बड़ा नोरादोही वन अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में डोलामाइट एक खनिज है जिसका भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? बालाघाट, छतरपुर, कटनी या फिर ये सभी? तो इसका नीचे वाला विकल्प यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। बालाघाट में भी पाए जाते हैं, छतरपुर में भी और कटनी में भी डोलामाइट पाया जाता है। ठीक है ना, डोलामाइट जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और कार्बोनेट से निर्मित एक निर्जल कार्बोनेट है, यानी कि बिल्कुल निर्जल कार्बोनेट खनिज के रूप में ये जाना जाता है, जिसको डोलामाइट बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, दोनों का मिक्सिंग है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? शहडोल में, उमरिया में, छिंदवाड़ा में या फिर सागर में? तो इसका सही विकल्प है उमरिया। उमरिया में है संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह। ठीक है ना, और यह कहाँ पर है? उमरिया के विरसिंहपुर, जो कि मैं आपको मध्य प्रदेश जीके के समय में भी बता चुका हूँ। अगर आप वो देख रहे हैं तो विरसिंहपुर जो तहसील है वहां पर स्थित है ये, और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ठीक है ना, और इससे टोटल कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? 1340 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और इसमें पानी जो है, क्योंकि ताप विद्युत गृह है तो यहाँ पे पानी की भी जरूरत पड़ती है और साथ में कोयले की भी। तो यहाँ पे जो पानी का सप्लाई हो रहा है वो जोहिला नदी से हो रहा है। जोहिला नदी जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, और ये भी अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और कोयला, क्योंकि उमरिया पूरा क्षेत्र कोयले का है, और उमरिया में 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो कोयले से भरा हुआ है। कोयले की खान है वहां पर, कोयले का क्षेत्र कहलाता है। तो उमरिया से ही इसका कोयला प्राप्त होता है, जो कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है ना, जो वहाँ पे जिसकी खान है वहां से यहाँ पर कोयले की पूर्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर ज्वार भाटा? तो इसका सही विकल्प है संवहन। संवहन के द्वारा थल समीर यानी कि जमीन पर चलने वाली हवा, और समुद्र समीर यानी कि समुद्र पर चलने वाली हवा का कारण बनता है। ठीक है, ये पूरा भौगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थिति बदलती है उस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके की थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण होता है। ठीक है, दिन के समय में सूर्य का जो स्थिति होती है उस हिसाब से यहाँ पर ये पूरी स्थितियां बनती हैं। अगला प्रश्न आ गया 19वां, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? किसान लक्ष्मी योजना, भावांतर भुगतान योजना, सूरज धारा योजना या फिर
कृषि समाधान योजना, तो वो है भावांतर भुगतान योजना। ये योजना चालू की गई जिससे कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। जो भाव में अंतर होगा वो अंतर व्यापारी उसमें पे करेंगे और जितना ऊपर होगा वो सरकार पे करेगी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं भाव अंतर भुगतान योजना, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 25वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। बीच के प्रश्न कुछ मिस हुए हैं, इसलिए ये 25वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? थांदला, कुशलगढ़ राजमार्ग, सिवनी मंडला राजमार्ग, चिल्पी बड़ोदरा राजमार्ग या फिर कटनी प्रतापगढ़ राजमार्ग। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो वो है चिल्पी बड़ोदरा राजमार्ग। जो है वो मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश का ही, देखिए पूछा क्या है, राजमार्ग, ना कि राज्य मार्ग, यानी कि राज्य के अंदर का, स्टेट का जो स्टेट हाईवे है वो पूछा है। तो स्टेट हाईवे का सबसे बड़ा मार्ग के बारे में इसमें पूछा है, तो वो है चिल्पी बड़ोदरा राजमार्ग, जो कि सबसे बड़ा राजमार्ग है। और इसकी लंबाई कितनी है? यह है 755 किलोमीटर के आसपास की इसकी लंबाई है। ठीक है, और इसका जो नाम है वो क्या है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? MPSH। MPSH यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे 26। ठीक है, ये नाम है इसका, जिसका नाम है चिल्पी बड़ोदरा राजमार्ग MPSH 26। और अगर अपन पूरे स्टेट में जितने भी जितने भी राजमार्ग हैं, ठीक है ना, अगर स्टेट हाईवे की पूरी कुल लंबाई देखी जाए तो वो अभी इस समय 11,389 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, 11,389 किलोमीटर पूरा राजमार्ग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने बीच के कुछ प्रश्न मिस हो गए हैं जो कि इसमें कंप्लीट नहीं थे। तो इस कारण से अगले वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, मैंने कैसे एनालिसिस दिया आपको। कुछ क्लियर आपको नहीं हुआ है तो कमेंट के द्वारा हम इससे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में वीडियो को आप लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी के 100 क्वेश्चंस की जो पेपर आता है, फर्स्ट पेपर, उस पर ये सीरीज चल रही है, उसको अगर मिस कर रहे हैं तो वो भी इसको लगातार देखें और वो फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी में मेरे सीरीज के द्वारा कर सकते हैं। तो लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ऑल का रेडियो बटन क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना एमपीपीएससी की ये वाला वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो कल फिर आपके पास में मिलने वाला है। लगातार ट्यून करके रखिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल और देखते रहिए जो भी आप मिस कर रहे हैं स्टैटिक जीके में या फिर करंट अफेयर्स में, पूरा आपको कंटेंट मिलने वाला है मेरे चैनल के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।